जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। कल कुछ उपसर्गों के बारे में हमने जानकारी ली, आज उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दोनों टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो कल बहुत सारे बच्चे बैकग्राउंड चेंज करने को कह रहे हैं, आज इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएंगी चीजें। तो हम बात कर रहे थे उपसर्ग की। तो उपसर्ग के अंतर्गत हम उर्दू के और संस्कृत के उपसर्गों को कर चुके थे। आज हिंदी के उपसर्गों की बारी है। हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी में हम जो उपसर्ग प्रयोग करते हैं वो 10 उपसर्ग है। अगर हम कै और सै को उपसर्ग मानते हैं तो 12 उनकी संख्या है। तो इसमें जो उपसर्ग आता है हमारा, एक ए है, एक अन है, बिन, एक हमारा अद आता है, एक हमारा उन उपसर्ग आता है, नी उपसर्ग आता है, उन, नी, कै और से। ये उपसर्ग हमारे क्या होते हैं हिंदी के। मैं कुछ ही ले रहा हूँ, सारे नहीं ले रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से हमें ये करना है। अब इससे जो शब्द बनेगा वो अजान बना, इससे शब्द बना अनबन, अनमोल, अनहोनी। इससे शब्द बना बिन खाया, बिन ब्याया, बिन बताया, बिन सुना। इससे शब्द बना अध पका, अध जला, अध खिला, अध पका, अध जला, अध खिला। इससे शब्द बना आपका 29, 39, 49। इससे निडर, निकम्मा, तो ये शब्द बन गया निडर। और इससे कै से कपूत और सै से सपूत। तो ये सारे के सारे एक तो हमारे तद्भव शब्द होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से शब्द होंगे हमारे? ये तद्भव शब्द होंगे, जो हिंदी के शब्द हैं। जो सरल, सुगम, आसान शब्द होते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये सरल भी है, सुगम भी है, आसान भी है, इनकी वर्तनी में कोई दिक्कत नहीं है, इनको उच्चारण करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो सरल, सुगम, आसान शब्द होते हैं वो हमारे हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्योंकि तत्सम और तद्भव भी आपके कोर्स में है और वो पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा अनेक बार पूछा गया है। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर? तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द जो तद्भव भी थे और इनमें हमने ये हिंदी के उपसर्ग प्रयोग किए। इसके बाद यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे दोस्तों वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, तो अंग्रेजी के कुल 8 उपसर्ग होते हैं। जिस प्रकार हिंदी के 10, संस्कृत के 22, उर्दू के 19 होते हैं, ऐसे ही हम इनका भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक सब है, चीफ, हेड, जर्नल, हाफ। तो ये क्या है? इससे जो शब्द बने हमारे वो बने सब इंस्पेक्टर या सब डिवीजन। शब्द इंस्पेक्टर, सब डिवीजन। इससे चीफ जज या चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर। इससे शब्द बना हेड मास्टर और हेड क्लर्क, एनीथिंग। और भी बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं। जर्नल स्टोर, जर्नल मैनेजर, जर्नल स्टोर,
और जर्नल मैनेजर। इससे शब्द बना आपका हाफ टाइम, हाफ शर्ट, हाफ टाइम, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। तो ये सारे के सारे जो आपके शब्द बने ये किसके थे? अंग्रेजी के। जी, यहाँ तक चीजें ठीक है? सारे कराएंगे, ठीक है? धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके सामने आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग से बने हमारे विदेशी शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी के शब्द कहेंगे। आप एक पंथ दो काज कर रहे हो, आप उपसर्गों के बारे में जान रहे हो और साथ के साथ देशी विदेशी संकर शब्दों के बारे में भी। ये जो संस्कृत के कल आपने पढ़े वो सारे तत्सम थे, इसके साथ ये जो आपको बताए गए ये सारे आपके तद्भव हैं। कल आपको उर्दू के पढ़े वो उर्दू के विदेशी शब्द थे और ये आपके अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको हम आगत शब्द, गृहीत शब्द भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे सब, चीफ, हेड, जनरल, हाफ, ये हम अंग्रेजी के उपसर्गों में प्रयोग करते हैं। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पर्थ। तो अगर बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है तो इसी पे कंटिन्यू किया जाए। जी 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 जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक, तो इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परतें। तो परतें क्या है जी? हमारे परती और ऐसे मिलकर बना शब्द है। दूसरा, परते में यण स्वर संधि है। तीसरा, परते शब्दांश होते हैं, परते शब्दांश होते हैं। परतें का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में किया जाता है। अंत या बाद में किया जाता है। फिफ्थ, परते का कोई अर्थ, परते का कोई अर्थ नहीं होता है। परते का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, जिस शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, जिस शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं। जिस शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं।
तो ये 7 स्टेटमेंट किसकी है? प्रत्यय से संबंधित। तो एक तो ये जो शब्द बना है ये प्रति और अय से मिलके बना। यहाँ पर ये प्रति है और ये क्या है आपका? अय। ये प्रति और अय से मिलके बना शब्द है। अय एक धातु है, क्रिया है। प्रति एक उपसर्ग है, इसमें से यहाँ से ये लिया और इन्होंने बना लिया यह। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जब इसमें से ये वाला ई आपने ले लिया तो इधर आदत है बच्चा, यहाँ से आपने ये ए ले लिया तो इधर ये बचा, और इन दोनों को मिला के जो आपने इसमें प्रयोग किया वो क्या था आपका? ये। तो इस तरीके से जिस शब्द के बीचों बीच यह हो और उससे पहले आधा व्यंजन हो वो यण संधि होता है। तो यण संधि स्वर संधि का भेद है। तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, अय मूल शब्द है जो कि एक क्रिया है। प्रत्यय में यण स्वर संधि है क्योंकि जिस शब्द के अंत में यह रे हो उससे पहले आधा व्यंजन हो, यण संधि होता है। प्रत्यय हमेशा शब्दांश होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ शब्द प्रयोग किया सुंदरता, तो इसमें जो ये ता है ये शब्दांश है। ठीक है। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत अर्थात बाद में किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ शब्द ले लिया सुनारिन, तो ये जो शब्द बना है ये सुनार में इन प्रत्यय लगा के बना, तो ये शब्दांश है। क्लियर? जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग हुआ। इसके बाद प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पे जो इन है ता है इसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने यहाँ शब्द ले लिया धर्म, इसमें लगाया इक और इससे बना लिया मैंने धार्मिक शब्द। तो यहाँ पर इस इक का कोई मीनिंग नहीं है, इन का कोई मीनिंग नहीं है, ता का कोई मीनिंग नहीं है। जिस शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ बदल जाता है। अब सुंदर था तो सुंदरता बना दिया, विशेषण था उसको भाववाचक संज्ञा बना दिया। सुनार पुल्लिंग था, इन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। धर्म में इक लग के धार्मिक बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं, लेकिन जिस शब्द के अंत में लगेंगे उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद कुछ बच्चों की तमाम तरह की जिज्ञासाएं होती है, सर जी ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, और इसमें पढ़ेंगे अब हम प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मूल भेद 2 होते हैं, कुल भेद होते हैं हमारे 3। इनमें से एक भेद होता है हमारा कर्त प्रत्यय, दूसरा भेद होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, और तीसरा भेद होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है धातु अर्थात क्रिया के बाद लगने वाले प्रत्यय कर्त प्रत्यय होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में प्रयुक्त, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग
शब्द पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं अर्थात प्रयोग में लाए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। आपका आंसर स्त्री प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। जो धातु अर्थात क्रिया के अंत में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्त प्रत्यय। इसके बाद यहाँ से जो प्रश्न और एग्जाम्पल होंगे वो किस तरीके से पूछेगा। आपका पहला जो प्रत्यय का भेद है वो है कर्त प्रत्यय, और कर्त प्रत्यय की कंडीशन क्या क्या है। कर्त प्रत्यय, कर्त प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के अंत में किया जाता है। दूसरा, कर्त प्रत्यय से बने शब्द करदंत कहलाते हैं। कैसे? जैसे यहां हम लेंगे धातु, जिसको कहते हैं मूल शब्द। यहां हम लेंगे कर्त प्रत्यय, जिसे कहते हैं शब्दांश, और यहां लेंगे हम करदंत शब्द, जिसे कहते हैं नया शब्द। धातु क्या है? धातु है यहाँ पर, इसी में यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख, पढ़, पी, खेल, तैर। इसमें हमने प्रत्यय का प्रयोग किया, आवट प्रत्यय, इसमें आई प्रत्यय, इसमें अक्कड़ प्रत्यय, इसमें आड़ी प्रत्यय, और इसमें आक प्रत्यय। इनसे जो ये शब्द बना, ये शब्द क्या कहलाएगा आपका? लिखावट, पढ़ाई, पियक्कड़, खिलाड़ी और तैराक। तो ये सारे के सारे आपके करदंत शब्द हैं जो कर्त प्रत्यय लगकर बने। ये सारे शब्दांश हैं जिनको हम कर्त प्रत्यय कहते हैं। ये सारे मूल शब्द हैं जिनको हम धातु अर्थात क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इनको वर्ब कहते हैं। तो ये सारे के सारे करदंत क्यों कहलाए? क्योंकि ये कर्त प्रत्यय लगकर बने। करदंत शब्द बना कैसे हैं ये देखो। ये जो करदंत शब्द हैं ये वाला जो करदंत शब्द है ये कर्त और अंत से मिलके बना है, और ये क्या है यहाँ कर्त और अंत है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आ गया, ये तय, इधर क्या है ये है।
प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ये तय वर्ग है, तय थे दे, तय वर्ग का तीसरा क्या है, दे है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये आधा दे और ए मिल के क्या बन गया, दे। पहली कंडीशन आपकी ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी में जाके शब्द बन गया करदंत। बना इसी से ही है जो हम कर्त प्रत्यय लगा रहे हैं। ये क्या है, कर्त प्रत्यय। तो ये कर्त और अंत है, तो कर्त अंत में लगा है जिसके, उसी को क्या कहते हैं, करदंत कहते हैं। तो कर्त प्रत्यय अंत में जिसके लगा है वो क्या कहलाया, करदंत। तो लिख में आवट लगा के, इनका कोई मीनिंग भी नहीं है, ये शब्दांश हैं, शब्द के अंत में लगे हुए हैं, क्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए ये करदंत कहलाते हैं। ये क्रिया नहीं होते तो ये करदंत भी नहीं कहलाते। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, लिख में आवट लग के लिखावट शब्द बना, पढ़ में आई लग के पढ़ाई बना, पी में अक्कड़ लग के पियक्कड़ बना, खेल में आड़ी लग के खिलाड़ी बना, तैर में आग लग के तैराक बना। ये सारी की सारी क्रियाएं हिंदी की है। तो हिंदी की क्रिया से बने सारे शब्द भी हिंदी के अर्थात तद्भव होंगे। तो आप एक पंथ दो काज कर रहे हो। एक तो ये सारे करदंत शब्द है जो क्रिया में प्रत्यय लगा के बने, दूसरे ये प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्द है, और तीसरे ये सारे तद्भव हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी क्रियाएं हिंदी की हैं, तो वर्ब जिसकी होगी शब्द भी उसी का होगा, उपसर्ग प्रत्यय जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। ये हिंदी के प्रत्यय हैं इसीलिए हिंदी के शब्द हैं, ये हिंदी की क्रिया है इसीलिए हिंदी के तद्भव शब्द है। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये वर्ब है, क्रिया है। इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं को धातु कहते हैं, इन्हीं को क्रिया कहते हैं, इन्हीं को वर्ब कहते हैं। तो अगर ये कर्त प्रत्यय समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। दूसरा जो भेद है आपका वो है तदित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तदित प्रत्यय। क्या है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद, विशेषण शब्दों के अंत में किया जाता है। दूसरा, तदित प्रत्यय से बने शब्द, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। यहाँ क्या आएगा आपका, मूल शब्द। तो वो मूल शब्द कौन सा होगा, वो मूल शब्द संज्ञा सर्वनाम में से कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम, शब्दांश। वो शब्दांश क्या होगा, वो शब्दांश होगा तदित प्रत्यय। इससे क्या शब्द बनाएंगे हम, तदिदांत। तदित है अंत में जिसके, तदिदांत शब्द। तो तदिदांत शब्द क्या होता है, तदिदांत शब्द होता है नया शब्द। तदिदांत क्या होता है, नया शब्द होता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, हमने संज्ञा शब्द ले लिया जवान, संज्ञा शब्द ले लिया बूढ़ा, हमने संज्ञा शब्द ले लिया बच्चा। इसमें हमने प्रत्यय का प्रयोग किया, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया हमने ई, इसमें प्रयोग किया आपा और इसमें प्रयोग किया पन। इनसे जो शब्द बना वो शब्द क्या था,
वो शब्द था जवानी, दूसरा था बुढ़ापा और तीसरा था बचपन। अब ये तो सबको पता है, जवान, बूढ़ा और बच्चा संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा में पम प्रत्यय लगाएंगे वो जो शब्दांश हैं हमारे, वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। आपको ये तो पता है कि ये क्रिया नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये धातु नहीं है। जो धातु में लगते हैं वो कर्त प्रत्यय हैं, और जो धातु में नहीं लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। तो जवान में ई लगा के जवानी बनाया, बूढ़ा में आपा लगा के बुढ़ापा बनाया, बच्चा में पन लगा के बचपन बनाया। इसी वजह से इनको हम तद्धितांत शब्द कहते हैं, क्योंकि इनके अंत में तद्धित प्रत्यय लगे हैं। इनके अंत में तद्धित प्रत्यय लगे हैं, इनके अंत में ये तद्धित प्रत्यय लगे हैं, इसी वजह से ये तद्धितांत कहलाते हैं। क्लियर? अब दूसरे एग्जाम्पल देखो, ये तो संज्ञा थी। अब यहां हमने सर्वनाम ले लिया। सर्वनाम क्या है? यहां अपना में पन लगाया तो अपनापन, मम में ता लगाया तो ममता। विशेषण शब्द ले लिया, सुंदर में ता लगाया तो सुंदरता। ऐसे ही यहाँ मधुर में ता लगाया तो मधुरता। ऐसे ही यहाँ पे गुरु में तुवे लगाया तो गुरुत्व। ऐसे ही यहाँ चलो इन्हीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों क्या है? सर्वनाम। और ये तीनों के तीनों यहाँ क्या है? इसको भी छोड़ो, दो दो का ही देखते हैं। ये क्या है आपका? विशेषण। और ये क्या है आपका? संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा में हम प्रत्यय लगा रहे थे, यहाँ सर्वनाम में प्रत्यय लगा रहे हैं, यहाँ विशेषण में प्रत्यय लगा रहे हैं। और इनसे जो हमने शब्द बनाया वो बन गया अपनापन, वो बन गया ममता, ये बना सुंदरता, और ये बन गया मधुरता। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? ये सारे कहलाएंगे आपके तद्धितांत शब्द। क्या कहलाएंगे? तद्धितांत। ये क्या कहलाया आपका? तद्धित प्रत्यय। ये क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये मूल शब्द कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मूल शब्द। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका मूल शब्द है, ये आपका तद्धित प्रत्यय है। ये मूल शब्द है और ये आपका तद्धित प्रत्यय है, और ये क्या है? तद्धितांत शब्द है। क्लियर? वो संज्ञा, सर्वनाम, और ये क्या है? विशेषण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। मधुर विशेषण है। अपना और मम मतलब मेरा, ये संस्कृत का शब्द है। तत्सम इसको हिंदी में कहते हैं मेरा। और ये सारे के सारे क्या बन गए? आपके तद्धितांत। अब आपको नहीं पता संज्ञा शब्द क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है ये क्रिया नहीं है। जब ये क्रिया नहीं है तो इसका मतलब ये तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि क्रियाओं में जो लगते हैं वो कर्त प्रत्यय हैं। आपको ये तो पता है कि ये क्रिया है, और जब क्रियाओं में लग के प्रत्यय बने हैं तो ये करदंत कहलाएंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि करदंत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के अंत में होता है। तो अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में अगर क्रिया की भी पहचान है तो भी आप बता दोगे इसमें कर्त प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है। ऐसे ही हमने दूसरे शब्द ले लिए बहुत सारे। कौन कौन से शब्द लिए? आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक शब्द हमने ले लिया धार्मिक, एक शब्द ले लिया हमने सामाजिक, एक शब्द ले लिया हमने नैतिक, एक शब्द ले लिया हमने शारीरिक, एक शब्द ले लिया हमने
औपनिवेशिक। क्लियर। अब आपसे पूछ रहे हैं जी बताइए इनमें मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, कौन सा प्रत्यय है, कर्त प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है या फिर स्त्री प्रत्यय। तो आपका पहला काम क्या है, मूल शब्द निकालना। मूल शब्द समाज, मूल शब्द नीति, मूल शब्द शरीर, मूल शब्द उपनिवेश। ऐसे ही हमने एक शब्द और ले लिया यहां, ये वाला। क्लियर। और इसमें जो है आपका मूल शब्द वो है रसायन। अब इनमें जो आपने प्रत्यय का प्रयोग किया वो इक का प्रयोग किया, इसमें भी इक प्रत्यय का प्रयोग किया, इसमें भी इक प्रत्यय है, इसमें भी इक प्रत्यय है, इसमें भी इक प्रत्यय है और इसमें भी इक प्रत्यय है। अब आपसे ये पूछ रहा है ये इक प्रत्यय कर्त प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है या स्त्री प्रत्यय है। क्योंकि आपको ये पता है धर्म, समाज, नीति, शरीर, उपनिवेश, रसायन क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब ये कर्त प्रत्यय तो नहीं है। क्लियर। तो तद्धित प्रत्यय हुआ। तो यानी कि जो क्रिया नहीं है, आपको नहीं पता इनमें कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, तो आप कॉमन सेंस का तो प्रयोग करोगे ना कि क्रियाओं में, धातुओं में जो लगते हैं वो कर्त प्रत्यय होते हैं। क्योंकि इनमें कोई भी क्रिया नहीं है इसलिए कर्त प्रत्यय नहीं है। अब मुद्दा ये आया कि यहां पर जो ये आ आया हुआ है ये क्यों आया, इसमें आ क्यों आया, इस पे दो मात्रा क्यों आई, इसमें आ क्यों आया, इसमें ये औ क्यों आया ये वाला, और इसमें ये आ क्यों आया। इक प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके लिए अलग से नियम बना। वो आपसे पूछेगा, वर्तनी के रूप में भी पूछेगा कि कौन सी वर्तनी सही है, और आप ये गलत करते हो बहुत सारे। इक प्रत्यय के लिए ये नियम बना है जहां इक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण, तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण, मूल शब्द के प्रथम वर्ण ए के स्थान पर आ, ए के स्थान पर आ, ई आई के स्थान पर आई, ऊ और औ के स्थान पर औ हो जाता है, औ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर वो ए है तो उसका आ बन जाएगा, इनमें से कोई एक है उसका आई बनेगा, इनमें से कोई एक है तो औ बनेगा। अब ये आ कहाँ बना है, धर्म में यहाँ पे ये क्या था ए, तो ये क्या बन गया आ। समाज में यहाँ क्या था प्रथम वर्ण में ए, इसका क्या बन गया आ। नीति में यहाँ क्या था बड़ा ई ये वाला, तो इसका क्या बन गया यहाँ आई। कौन सा, ये वाला जिसकी दो मात्रा होती है। शरीर में यहाँ क्या था ए, यहाँ क्या हो गया आ। उपनिवेश में यहाँ क्या था ऊ, तो इस वाले ऊ का क्या हो गया औ, इस वाले ऊ का क्या हो गया औ। रसायन में यहाँ क्या था ए, इसका क्या हो गया आ। इसी वजह से रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है। ये वर्तनी से ही है। उपनिवेश में इक लगाएंगे तो उपनिवेश, ऊ के स्थान पे औ, ए के स्थान पे आ, ए के स्थान पे आ, ई के स्थान पे आई नैतिक, और ए के स्थान पे आ, ए के स्थान पे आ हो गया। तब ये शब्द बने धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, और ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय। तो ये क्या है,
ये आपके मूल शब्द है। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई न कोई अर्थ हो, और उनमें हम प्रत्यय लगा के नए शब्द बना लेते हैं। और ये प्रत्यय है तदित प्रत्यय है, और ये जो शब्द बना है ये बना है तदिदांत, अर्थात नया शब्द। तदिदांत शब्द का मतलब क्या हुआ? नया शब्द हुआ। तदिदांत का अर्थ क्या हुआ? नया शब्द हुआ। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ एक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण ए के स्थान पर आ, ई के स्थान पे ही, उ औ के स्थान पे औ हो जाता है। ये नियम है। ठीक है। अब गुरु में तुए लगाएंगे तो गुरु तो बनेगा, लघु में तुए लगाएंगे तो लघु तो बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरु शब्द संज्ञा है, गुरुत्व भाववाचक संज्ञा बन गया प्रत्यय लगा के। तो प्रत्यय लगा के हम संज्ञा से विशेषण और विशेषणों में प्रत्यय लगा के हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके बाद आप सीखोगे यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? स्त्री प्रत्यय। ये क्या है? स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, स्त्री प्रत्यय लगकर बने शब्द, स्त्री प्रत्यय लगकर बने शब्द स्थिरांत होते हैं। स्त्री प्रत्यय लगकर बने शब्द स्थिरांत कहलाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने पुल्लिंग शब्द लिया, इसमें हमने स्त्री प्रत्यय लगाया, और यहाँ से हमने स्थिरांत शब्द बना लिए। क्या बना लिए? स्थिरांत शब्द। इसमें हमने पुल्लिंग शब्द ले लिया अज। अज का अर्थ होता है बकरा। इसमें स्त्री प्रत्यय लगाया आ, तो इससे शब्द बन गया आपका अजा। अजा कहते हैं बकरी को। ऐसे ही यहाँ हमने शब्द लिया नर, इसमें लगाया ई, तो इससे बना लिया हमने नारी। ऐसे ही यहाँ पे हमने लड़का शब्द लिया, ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ हमने बेटा शब्द लिया, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ हमने बाल शब्द लिया, पुल्लिंग है। तो इस लड़के में ई लगाएंगे तो लड़की बनेगा, बेटा में ई लगाएंगे तो बेटी बनेगा, और यहाँ बाल में आ लगाएंगे, बाल में आ लगाएंगे तो बाला संस्कृत का शब्द बनेगा जो स्त्रीलिंग होता है। तो ये क्या बन गया आपका? ये लड़की बना, ये आपका बेटी बना, और ये आपका बाला बना। ऐसे ही हम और भी शब्द बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया नट, पुल्लिंग है, ई लगाएंगे, नटी बन गया।
यहाँ शब्द ले लिया गोर, ई लगाया तो गोरी बन गया गोरी। यहाँ हमने शब्द लिया सुत, बेटा आ लगाया, सुता बेटी बन गया। यहाँ हमने ले लिया अनुज, पुल्लिंग शब्द है, आ लगाया तो इसमें अनुजा छोटी बहन बन गया। यहाँ हमने लगाया तनिय, इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग और इससे बना लिया तनिया पुत्री। तो तनिय होता है पुत्र, अनुज छोटा भाई, सुत बेटा, गोर सुंदर, नट नाचने वाला। ये सब पुल्लिंग थे। इनमें ई आ प्रत्यय का प्रयोग करके नटी, गोरी, सुता, अनुजा, तनिया सब स्त्रीलिंग शब्द बनाए। तो पुल्लिंग शब्द में कुछ प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं, तो उससे जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीरांत कहलाते हैं। जैसे यहाँ नदी शब्द आ गया, तो ये नदी जो शब्द है ये ईकारांत शब्द है। ईकारांत का मतलब क्या हुआ? ई है अंत में जिसके, और इसके अंत में ई कहाँ है? यहाँ है, इसके अंत में ये रहा। तो नदी कौन सा शब्द है? ईकारांत। लड़का कौन सा शब्द है? आकारांत। क्यों? क्योंकि आ है इसके अंत में। क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब इसके अंत में स्त्री प्रत्यय लगे हैं तो ये स्त्रीरांत कहलाएगा। जब स्त्री प्रत्यय लगे हैं तो क्या कहलाएगा? स्त्रीरांत। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि नर से जो नारी शब्द बना है वो किस प्रत्यय का प्रयोग करके बना है? तो आपका होगा स्त्री प्रत्यय का। क्लियर? तो फिर वो देगा नारी शब्द, मूल शब्द बताइए, आपका हो गया नर, प्रत्यय बताइए, आपका हो गया ई। कौन सा शब्द बना? स्त्रीरांत शब्द बना, स्त्रीलिंग शब्द बना। जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तनिया का अर्थ पुत्री होता है। तनिया पुत्र और तनिया पुत्री, ये पर्यायवाची बता रहा हूं मैं, ठीक है। सुत पुत्र और सुता पुत्री। अनुज छोटा भाई, अनु मतलब पीछे जाए जन्म लेने वाला, छोटा भाई। अनुजा छोटी बहन। तो ये क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हुआ है। तो ये थे आपके प्रत्यय। ये क्या थे आपके? ये प्रत्यय थे। अब वो किसी में भी पूछे, अच्छाई बुराई भलाई में पूछे आपसे, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो। तो मूल प्रत्यय दो ही होते हैं, कर्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लेकिन हम एक तीसरे प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं जो कहलाता है स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं जी। कोमल, विपिन, संगीता, अनुराधा, मुकेश, अश्विनी, रंजीत, भारती, सत्यम, आकाश, अश्विनी, निशांत, अरविंद, मोनू, प्रिया, सत्यम, धर्मेंद्र, सोनू, कमल, अश्विनी, सोनम, श्रेयस, मुकेश, अंजनी, पंकज, यश, भारती, विशाल, विपुल, प्रियंका, पूजा, प्रीति, अश्विनी, राधा, प्रतिभा, भावना, सत्यम, आकाश, अश्विनी, मनदीप, यश जी। अब स्पीड के साथ सारे कमेंट निकल गए, अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। संधि, उपसर्ग और प्रत्यय ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड थे, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि मैं आपके मिनिमम तीन टॉपिक कराए अभी लगातार क्लासों में, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चनों की मैं तैयारी आपकी करा चुका हूं। क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं जहां उपसर्ग प्रत्यय ना पूछे गए हो, ऐसा कोई पेपर नहीं जहां तत्सम तद्भव ना पूछे गए हो, क्योंकि मैंने बताया कौन से तत्सम कौन से तद्भव होंगे, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको वर्तनी की जानकारी दी, इसके साथ मैंने पर्यायवाची शब्द कैसे पहचानोगे कि रविंद्र किसका पर्यायवाची है, नदीश किसका पर्यायवाची है, तो वो सारी चीजें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उर्दू के उपसर्ग मैंने इससे जो कल क्लास हुई थी उसमें बताया था, जैसे ला इलाज है, लाजवाब है, लाचार है, ला उपसर्ग है उर्दू का, अलबत्ता, अलबेला, अलमस्त है, अल उपसर्ग है, बदकिस्मत, बदहया, ठीक है, तो इसमें बद उपसर्ग है, बेवफा, बेशरम, बेकार में बे उपसर्ग है, हम सकल में, हम अकल में, और हम सफर में, हम दर्द में, हम राज में, हम राही में हम उपसर्ग है। तो ऐसे ही हम
बहुत सारे उपसर्गों का प्रयोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषाओं के उपसर्गों के साथ हम नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। गोर का मतलब सुंदर, गोरा जिसको कहते हैं, ठीक है, गोरा गोरी। चलो जी, वेरी गुड। हाँ, करेंगे, बाकी टॉपिक भी लेंगे, दूसरी क्लास से भी आपकी जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल शायद मेरी क्लास ना हो पाए, कल मुझे देहरादून जाना पड़ सकता है। तो अगर क्लास ऑफ हुई तो उसके बाद में मैं फिर आपकी सैटरडे को क्लास ले लूंगा, ठीक है। अगर बाई चांस फ्राइडे को क्लास ऑफ होती है तो फिर मैं सैटरडे संडे में से जो भी मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं क्लास लूंगा। वैसे आपका शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे का है, तो अगर बाई चांस किसी वजह से एक क्लास आपकी ऑफ होती है इस सप्ताह, तो सैटरडे संडे में उसकी भरपाई हम करेंगे। तो सभी दोस्तों का शुक्रिया कि आप मन लगा के पढ़ रहे हो। धीरे धीरे, जैसे आप पुराने होंगे, मैं तो पुराना हो चुका हूँ, ठीक है, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से ऑनलाइन और 15 साल से ऑफलाइन। तो जैसे जैसे आप और ज्यादा पुराने होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप उस हकीकत से और उस कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे जो एक अच्छे नंबर लाने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों।